अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि MGT 510 के लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 27 के होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हम जो है MGT 510 के इम्पोर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को कवर कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आज की वीडियो में आपको जो है वो जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो कि आ सकते हैं फाइनल टर्म के अंदर, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और दूसरा, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 27 के। और अगर आप चाहें तो लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक ये फाइल जो है आप हमसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है और ईमेल आईडी भी मौजूद है। तो जो तरीका आपके लिए सूटेबल हो उससे हमसे कॉन्टेक्ट करके आप ये फाइल हमसे ले सकते हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि MGT 510 की तरह दूसरे जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फाइनल टर्म से रिलेटेड, असाइनमेंट, क्विज, GDP, मिड टर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो इसको आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके एजुकेशनल करियर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 26 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 21 से लेके 26, 27 ये सारे जो है ISO 9001 के गिर्द ही घूम रहे होते हैं, इसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे लेक्चर सेम है, इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके MGT 510 के शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं, वो भी देख सकते हैं, और दूसरे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द की एलिमेंट दैट नीड टू बी कंसीडर इन द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू ISO 9001 क्लॉज 7। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस दिया गया है कि ISO 9001 2000 का जो क्लॉज 7 है उस पे की एलिमेंट क्या है वो आपने बताने हैं, और वो किस तरीके से हेल्प करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में और रियलाइजेशन में, वो आपने यहाँ पे बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन इन प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। यानी कि आपने जो है वो प्रोसेस वैलिडेशन के सिग्निफिकेंस बताने हैं प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के अंदर, स्पेशली व्हेन द रिजल्टिंग आउटपुट कैन नॉट बी वेरीफाइड सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट। स्पेशली उस कंडीशन के अंदर जब वो रिजल्टिंग आउटपुट है उसको आप मेजरमेंट या सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग के जरिए मेजर नहीं कर सकते। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेफगार्डिंग कस्टमर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर प्रॉपर्टी दैट ऑर्गेनाइजेशन में इनकाउंटर। अब कस्टमर प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने आइडेंटिफाई करनी है कि उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, उसको सेफगार्ड करने की इंपॉर्टेंट क्या है प्रोडक्शन और सर्विसेज के दौरान। Elaborate on the concept of preservation of product in the context of ISO 9001 clause 7.5.5. How does preservation contribute to maintaining the conformity of product during internal process and delivery? आपने यहाँ पे बताना है कि ISO 9001 2000 के 7.5.5 क्लोज के मुताबिक किस तरीके से आप, कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोडक्ट की प्रिजर्वेशन का, और किस तरीके से कंफर्मेटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है कंफर्मेटी और प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए इंटरनल प्रोसेस और डिलीवरी के दौरान। एग्जामाइन द रोल ऑफ ट्रेसेबिलिटी इन प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस। यानी कि ट्रेसेबिलिटी आपने बताना है प्रोडक्ट रियलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। वाई इज ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। हाउ डज इज कंट्रीब्यूट टू मीटिंग कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी रिक्वायरमेंट, और किस तरीके से हमारी हेल्प करती है कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें, बल्कि उसके साथ साथ जो अदर इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं जैसे हमारे वेंडर्स होते हैं, उनके भी, हम सप्लायर्स होते हैं, उनकी हम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। Discuss the criteria for selecting and evaluating supplier in purchasing process as outlined in ISO 9001 7.4.1। यानी कि आपने इवेल्युएटिंग बताना है कि सप्लायर्स को परचेजिंग प्रोसेस के अंदर किस तरीके से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। वाई इज द इवेल्युएशन ऑफ सप्लायर क्रूशल फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट कंफर्मिटी। यानी कि सप्लायर्स की इवेल्युएशन क्यों जरूरी है प्रोडक्ट कंफर्मिटी के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द वैलिडेशन रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेस इन द प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। यानी कि आपने रिक्वायरमेंट्स बतानी है कि कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोविजन के दौरान रिक्वायर्ड होते हैं एज पर ISO 9000 2001, especially when deficiencies may become apparent only after the product is in use or the service has been delivered। यानी कि जो प्रोडक्ट हमने उस टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोसेस, जब हम प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर जैसे ही करते हैं उसके अंदर डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। Discuss the measure of organization should take to ensure the preservation of product conformity during internal process and delivery।
यानी कि जो है वो वही सवाल, उससे रिलेटेड सवाल आया जैसे कि हमने ऊपर देखा था प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट का, कि इंटरनल प्रोसीजर डिलीवरी के दौरान इस चीज़ों को कैसे कर रहे होते हैं, और वही क्लोज इन्होंने दोबारा यहाँ पे दिया हुआ है। Elaborate on the importance of identification and traceability in controlling product during realization process। आपने बतानी है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी कंट्रोलिंग प्रोडक्ट के अंदर जब आप रियलाइजेशन कर रहे होते हैं। हाउ डिस कंट्रीब्यूट टू मीटिंग बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके से अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है या रेगुलेटरी है कानूनी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करने में ये हेल्प करता है। एग्जामिन द रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइस इन इंश्योरिंग प्रोडक्ट कन्फॉर्मिटी, यानी कि आपने मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट डिवाइसेस बताने हैं कि ये किस तरीके से इंश्योर करती हैं प्रोडक्ट की कन्फॉर्मिटी को। व्हाट प्रोसेस शुड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश टू इंश्योर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है ताकि वो इंश्योर कर सके कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास इंक्लूड है। अब आपसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो ये वीडियोस देख रहे होंगे उनको बोल रहे होंगे या उनके जहन में ये बात आ सकती है कि किस तरीके से ये चीज हमारी हेल्प कर सकती है, ये गेस्ट पेपर हमारे कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज के 1 हफ्ते बाद आपका पेपर है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ार चुके हैं और आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पर क्या है कि की एलिमेंट्स आपने बताने हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक क्या है। आपने की एलिमेंट्स, जैसे ये सवाल है कि की एलिमेंट बताने हैं प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन, तो आपने सिंपल क्या करना है। एक तो चीज़ ये हो सकती है कि आप MGT 510 की मेरी शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ देख लें। अगर उसका भी आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी लेक्चर कम से कम 20-22 मिनट के हैं, ठीक है। अगर आपके पास उसका भी टाइम नहीं है तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब पे जाके आप लिखें प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन एज पर ISO 9000 2000 क्लोज 7 इन सिंपल उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। जब आप ये लिख लेंगे तो आपको वो एक सिंपल सी वीडियो मिल जाएगी जो कि उर्दू में डिफाइन कर रहे होंगे या हिंदी में डिफाइन कर रहे होंगे, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। उसमें आप जब वो वीडियो देख लेंगे तो 3-4 पॉइंट आपके रिलेटेड रह जाएंगे। अब इससे रिलेटेड अगर सवाल आता है तो वीडियो आपने देखी होगी, अगर उसको देख के 2-3 पॉइंट आप लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। या तो आप क्या कर सकते हैं, सबटाइटल्स ऑन कर सकते हो, नीचे जो वो बोल रहा होगा वीडियो के अंदर वो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपको लगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले उस स्क्रीनशॉट को सिर्फ रिपीट कर लें। इसी तरीके से आपको मैं जो ट्रिक बताना चाह रहा हूँ वो ट्रिक सिंपल सी ये है कि इन क्वेश्चंस के अंदर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उठाएं, यूट्यूब पर सर्च करें, सिंपल 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस देखें। उससे क्या होगा कि इस लेक्चर के अंदर किन टॉपिक्स पे बात हो रही है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और उससे आप जो है इजीली जाके अपना पेपर दे सकते हैं। कम से कम ऐसा पेपर दे सकते हैं कि पेपर आप खाली ना छोड़े। जो गलती आपने कर दी है कि आप पूरा महीने आपने पूरे सेमेस्टर में पढ़ना था, अब बहुत से लोग जॉब्स की वजह से नहीं पढ़ पाए, बहुत से लोगों को दूसरे मेडिकल इमरजेंसी हो गई या दूसरे मसले मसाइल में फंस गए, उस वजह से नहीं पढ़ पाए, तो पेपर खाली देने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ मेहनत कर लें। ठीक है। एक ट्रिक ये हो गई, एक ट्रिक आपको एमसीक्यूज के दौरान बताता हूं मैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ से दिख जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके वो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड। प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है वो आपने बताना है। वाई इज ट्रेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट रियलाइजेशन, प्रोडक्ट रियलाइजेशन के अंदर ट्रेसिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। प्रोडक्ट रियलाइजेशन से रिलेटेड ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर 2-3 सवाल आए हैं। अब जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है एमसीक्यूज को करना है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यूज को जल्दी 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 कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं है, हाँ बस समझ में आया तुक्के मार के आगे बढ़ जाते हैं। आपने क्या करना है, देखें, फाइनल टर्म के अंदर आप अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर्स को देखें, पैटर्न को देखें, मिड टर्म और फाइनल टर्म के जो हम कैंपसेस में जाके देते हैं, ठीक है, तो वहां पे एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आपके पास जो पैटर्न आ गया, आप चॉइसेस दे दी उन्होंने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक मिसाल ले लें कि अगर 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमारे पास 3 मार्क्स के होते हैं, एक हमारे पास 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब एक मिसाल ले लें कि हमारे पास फाइनल टर्म के अंदर 30 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, तो 30 नंबर आपके एमसीक्यूज के हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं और आपके 4 सवाल 3 नंबर के हैं, तो 4 3 12, 12 मार्क्स आपके किसके हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर्स के अगर 4 सवाल होते हैं तो 5 4 20, 20 मार्क्स ये हो गए, और 12 मार्क्स ये हो गए, 20 30 और 32। अब आप देखें, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के एमसीक्यू से सिर्फ 2 नंबर ज्यादा हैं, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर अपने पेपर का 1-1.5 घंटा दे देते हैं और आप जो है एमसीक्यूज पे इतना ध्यान नहीं देते। अब आपने क्या करना है, अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो आपने एमसीक्यूज को अच्छे से रीड करना है, उनके ऑप्शंस को रीड करना है और कोशिश करनी है अच्छे से चूज करें, ठीक है। अब अगर ये एमसीक्यूज आ गया, व्हाई इज ट्रेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट रियलाइजेशन,
ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए गए। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड ट्रेसेबिलिटी, प्रोडक्ट रियलाइजेशन से रिलेटेड, ट्रेसेबिलिटी से रिलेटेड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। अब उसका आंसर आपको नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल लिख सकते हैं द ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन एज पर ISO 9001:2000 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन इफ वी कैन कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट व्हेन वी डू प्रोडक्ट रियलाइजेशन। अब आप ये पॉइंट जो है सिंपल वहां पे बुलेट पॉइंट्स बना के लिख दें और इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दें। अगर ये 3 नंबर का सवाल है, आपको एग्जामिनर 2 नंबर तो दे देगा, आके आप इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आए। तो इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। एमसीक्यूज आपकी हेल्प करते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में। तो आई थिंक सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई, थोड़ी सी वीडियो पीछे करें, फिर इसको सुने, इंशाल्लाह आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द की एलिमेंट टू बी कंसिडर इन द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन? प्रोडक्ट रियलाइजेशन के अंदर की एलिमेंट्स कौन से कंसीडर करते हैं आप? उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ISO 9001:2000 व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज विद कस्टमर प्रॉपर्टी? अब देखें, कस्टमर प्रॉपर्टी का भी सवाल था, वही सवाल यहाँ पर आ गया। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी प्रोसेसिंग ड्यूरिंग प्रोडक्ट रियलाइजेशन? व्हाट शुड मेजरिंग इक्विपमेंट बी कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू ISO 9001:2000? अच्छा देखें, ये कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी आम लाइफ के अंदर। आप जो है किसी लैब के अंदर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई मेडिसिन है, जैसे इंसुलिन वगैरह हम परचेज करने के लिए जाते हैं, तो इंसुलिन जो है वो फ्रिज के अंदर रखी होनी चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर है वहाँ पे रखा होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी फार्मेसी के अंदर जाएंगे जो कि ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो मेजरमेंट की डिवाइस लगी हुई होगी जिसके ऊपर आ रहा होगा कि हाँ यार, इस फ्रिज का टेम्परेचर अंदर से इतना है, ठीक है, और इसके अंदर ये मेडिसिन रखी गई है। अब उस डिवाइस के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता है कि ये कैलिब्रेट कहाँ से हुआ है। तो मुख्तलिफ आप अगर गूगल करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर, अगर आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, पंजाब से हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ सर्विसेज होंगी जो कि कैलिब्रेटेड करती होंगी, कैलिब्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। कैलिब्रेटेड क्या होती है, कि आपके पास एक वेट स्केल है या एक थर्मामीटर है, उसको आप यूज कर रहे हैं, एक शुगर की मशीन है, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हैं। आप शुगर की मशीन आपने 4 साल पहले ली थी, आप उसको यूज किए जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। अचानक से आपके वालदेन की या किसी को घर में अगर शुगर है, उसकी तबीयत बिगड़ती है, आप जाके टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है शुगर बहुत बढ़ी हुई है। तो आपके लिए ये एक रेड फ्लैग हो जाता है कि यार, मैं तो घर पे चल चेक कर रहा हूँ अपने ग्लूकोमीटर से, उससे रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन क्या होता है कि ये जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, इनकी एक अरसे के बाद कैलिब्रेशन ड्यू हो जाती है। कैलिब्रेशन क्या होता है कि वो जाते हैं, उसको चेक करते हैं, हाँ भाई ये रिजल्ट ठीक दे रही है, नहीं दे रही, यूज हो के उसके इंस्ट्रूमेंट लूज हो जाते हैं, उनकी जो प्रिसाइज रिजल्ट देने की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो हर किसी को इसको कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो आप जब भी कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लें जो कि डिजिटल हो, ब्लड प्रेशर की मशीन हो, वेइंग स्केल हो, ग्लूकोमीटर हो, दूसरी चीजें हो, तो जिससे आप खरीदें या जो उसका मैनुअल देखें तो बोलें भाई इसकी कैलिब्रेशन कब होगी, खास तौर पे जो हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो आप देखें। और जो भी चीजें लें इस तरीके की हेल्थ से रिलेटेड, तो कोशिश करें कि ISO सर्टिफाइड जो लैब्स हों वहां से ले लें। अगर आप आम मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको 10-15 रुपए बच तो जाते हैं, लेकिन एट दी एंड आपकी सेहत को वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कर रहा होता है। एक अच्छा पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन? प्रोसेस वैलिडेशन की क्या सिग्निफिकेंस होती है? अकॉर्डिंग टू ISO 9001, व्हाट डज कंट्रोल कंडीशन इन प्रोडक्शन एंड सर्विस इंक्लूड? व्हाट डज ट्रेसेबिलिटी प्ले इन द प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस? उसके बाद हमारा लेसन नंबर 27 है, इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट एनालिसिस इंप्रूवमेंट प्रोसेस इन ISO 9001। आपने मेजरमेंट एनालिसिस इंप्रूवमेंट प्रोसेस की सिग्निफिकेंस को बताना है। एम्फोसाइज देयर रोल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग कंफर्मेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, उसके रोल को बताना है, किस तरीके से वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कंफर्मेटी ऑफ द प्रोडक्ट में। इंश्योर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्मेटी एंड प्रमोटिंग कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये इंश्योरिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमोटिंग कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है। डिस्कस द कंसिडरेशन और ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इंटरनल ऑडिट्स। आपने कंसिडरेशन बतानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आप इंटरनल ऑडिट वगैरह कर रहे हो तो उसमें क्या होता है। हाउ डू इंटरनल ऑडिट कंट्रीब्यूट टू द इवेल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? किस तरीके से इंटरनल ऑडिट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इवेल्युएट करने में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। इलिस्ट्रेट द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी गैदर्ड, एनालाइज, मॉनिटर एंड मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंग टू ISO 9001:2000। आपने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन की एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करनी है और उसके रिजल्ट को गैदर करना है और मॉनिटर करना है कि किस तरीके से वो हेल्प करता है आपकी, कि आप मेजर कर सकें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एज पर ISO 9001:2000। हाउ कैन दिस इंफॉर्मेशन बी यूज फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट? और ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूज हो सकती है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। एग्जामिन द रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन द मेजरमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ प्रॉमिस, के स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है, मैथमेटिकल नंबर्स वगैरह हैं, वो किस तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं आपकी मॉनिटरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करने में।
प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ वेयर स्टैटिस्टिकल टेक्निक कैन बी इफेक्टिवली अप्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। आपने ये भी बताना है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक किस तरीके से हेल्प कर रही होती है आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। डिस्क्राइब द कंट्रोल मेजर ऑर्गेनाइजेशन शुड इम्प्लीमेंटेड फॉर नॉन कंफर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपने जो है वो कंट्रोल मेजर बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन के किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं वो नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट के लिए। वाई इट इज क्रूशियल टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन नॉन कंफर्मेंस एंड हाउ कैन दिस डेटा कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस इन्वायरमेंट। के नॉन कंफर्मेंस वो होती है कि जैसे आपके ऑडिटर्स आए और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी कि ये काम आपके यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, इसको इंप्रूव करें, तो वो जो इंप्रूवमेंट के पॉइंट होते हैं वो नॉन कंफर्मेंस कहलाते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट ऑफ डेटा एनालिसिस एंड द मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस। आपने जो है रिलेशनशिप बताना है डेटा एनालिसिस और मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस के दरमियान। हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन यूज डेटा एनालिसिस टू सेट रियलिस्टिक एंड चैलेंजेस गोल फॉर इंपॉर्टेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरीके से डेटे को एनालाइज कर सकती है और उस डेटे की हेल्प से एनालिसिस के बाद रियलिस्टिक गोल सेट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट के लिए। Discuss the importance of self-assessment in the context of ISO 9001:2000. What advantage does a self-assessment methodology offer, and how does it complement internal external quality auditing? आपने बताना है कि सेल्फ असेसमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है आईएसओ 9001:2000 के अकॉर्डिंग, और क्या एडवांटेजेस मिलते हैं आप सेल्फ असेसमेंट, क्या एडवांटेजेस एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है और किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिटिंग का आपको हेल्प कर सकती है। Examine the step an organization should take in the corrective action process. Emphasize the need for a comprehensive approach to eliminate cause of non-conformance and defect. आपने जो है एक स्टेप्स बताने ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है एक्शन प्रोसेस को एम्फसाइज पर कंप्रिहेंसिव अप्रोच को यूज करने में, और एलिमिनेट कर सकती है, खत्म कर सकती है नॉन कंफॉर्मेंस और डिफेक्ट्स को। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जांपल्स वगैरह प्रोवाइड करना। इलिस्ट्रेट द प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजी सजेस्टेड इन आईएसओ 9000 टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटीज। आपने जो है मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल बतानी है जो कि आईएसओ 9000 देता है, जिससे आप पोटेंशियल नॉन कंफर्मिटीज को खत्म कर सकते हैं। हाउ कैन दिस मेथोडोलॉजी कंट्रीब्यूट द प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर इशू इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये किस तरीके से हेल्प कर रही होती है, कंट्रीब्यूट कर रही होती है कि आप बच सकें फ्यूचर में आने वाले मसले मसाइल से। Discuss the role of continual improvement as per ISO 9001:2000, acting specific element like quality policy, quality objective, audit result, analysis of data and corrective and preventive action। अब देखें ये जो क्वेश्चन आया है ना, इस क्वेश्चन को अगर आप क्वालिटी पॉलिसी को, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को, ऑडिट रिजल्ट को, एनालिसिस ऑफ डेटा को एंड करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन को आप आईएसओ 9000 के कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं, तो आप यकीन माने 50% आईएसओ 9001:2000 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका जवाब इजीली दे सकते हैं। स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। अगर एक टॉपिक से रिलेटेड 5-6 चैप्टर हैं तो अच्छी बात है ना। आप आईएसओ 9001:2000 पे यूट्यूब के ऊपर एक 2 घंटे की वीडियो देख लें जिसमें वो पूरा बता रहा हो, शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हो, ठीक है, उसको आप देख लें, आप इजीली जाके पेपर कर सकते हैं। उससे आपको इतनी नॉलेज तो गेट हो जाएगी कि आप इजीली जो है दूसरी चीज़ों को कर सकें, उससे कोई रिलेटेड कोई सवाल कर सकें। इवन के कोई सवाल जिसका जवाब आपको नहीं आता, जब आपने एक वीडियो देखी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होगी, आपने उसको डीपली स्टडी किया होगा, तो आप इजीली कुछ ना कुछ तो अपने सवाल पे लिख पाएंगे ना। 0 नंबर से रिलेटेड है, आप 2 नंबर ले लें, 3 नंबर ले लें। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक हेल्प ये हो जाती है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं अगर वो सिस्टम से चेक किए जा रहे होते हैं तो सिस्टम जो है एनालाइज करता है कि एक सवाल का जवाब अगर 100 बच्चों ने लिखा है, 100 में से बेस्ट किसने लिखा है। तो हो सकता है कि आपने अपने कॉन्सेप्चुअल चीजें लिखी हो, रट्टा मार के अगर किसी ने लिखा है तो वो बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा, दूसरी मिस्टेक करेगा। आपका जब एक अच्छा लिखा होगा तो आपके नंबर खुद ब खुद आ जाएंगे। इवन ये कि अगर आप ब्लैंक छोड़ के आएंगे तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, आप यकीनन कुछ ना कुछ जरूर लिखें। एमसीक्यूज की यहाँ पे बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 27 से रिलेटेड। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेजरमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस। प्राइमरी पर्पस क्या होता है मेजरमेंट और मॉनिटर करने का प्रोसेस को। व्हाई शुड करेक्टिव एक्शन बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूसिव फॉर इंकल्शन द मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस। करेक्टिव एक्शन किस तरीके से कंसिडर किए जाते हैं मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईएसओ 9001। व्हाट इज द पर्पस, सेल्फ असेसमेंट का क्या पर्पस होता है। व्हाट should organization monitor and measure to verify the requirement have been made during the productization process। ऑर्गेनाइजेशन को कौन से मेजर लेने चाहिए कि वो वेरीफाई कर सके कि रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो रही है प्रोडक्ट रियलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन प्रिवेंटिव एक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आईएसओ 9000। कौन सा स्टेप जो है वो एसेंशियल होता है जब आप प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे होते हैं। व्हाट रोल डज डेटा एनालिसिस प्ले। डेटा एनालिसिस कौन सा रोल प्ले करता है इंपोर्टेंट एक्टिविटीज के अंदर। वाई शुड नॉन परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड, नॉन परफॉर्मेंस जो है उनको क्यों रिकॉर्ड करना चाहिए, उसका पर्पस क्या होता है आईएसओ 9001 के मुताबिक। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। हाउ डज आईएसओ एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में किस तरीके से आईएसओ हेल्प करता है।
इन द कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस प्रोडक्ट व्हाट एक्शन कैन बी ऑर्गेनाइजेशन टेक टू डील विद नो कन्फॉर्मिटी। अगर नॉन कन्फॉर्मेंस यानी कि ऑडिटर की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्टेप ले सकती है ताकि उन डील कर सके उन नॉन कन्फॉर्मिटीज से। ठीक है गाइस, तो ये थे आज की वीडियो के अंदर हमने लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 27 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। ये एमसीक्यूज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके पूरे इंटरनेट को छान मारें, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये एक जो हमारे पास जो टीचर जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, पढ़ चुके हैं, उन्होंने इस वीडियो के इस पूरे हैंडआउट को रीड किया है, इस लेक्चर को रीड किया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, हर तरीके से घुमा फिरा के जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो आपके लिए बनाया है। तो आप अगर चाहते हैं ये फाइल आपको मिल जाए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी भी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है। ईमेल आईडी पे आप सिंपल ईमेल कर दें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप जो है वो एडमिन को मैसेज कर दें कि आपको ये नोट्स चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी इंप्रूवमेंट आपका पॉइंट है, कमेंट है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट में गुड जरूर लिख दिया करें, एक थम्स अप बना दिया करें। उससे ये होगा कि यूट्यूब इस वीडियो को और स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेगा और हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत थोड़ी बहुत वसूल हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।